आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियर? यस सर। ठीक है। सर आ रही है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये चैप्टर बाद से आप लोगों को क्या करना है, आज से आप लोगों को अपनी कॉपी डाल लेनी है। तो कॉपी के अंदर जो भी मैं लिखाऊंगा वो आपको सब कुछ लिखना है। ठीक है, आपको नोट्स बनाने हैं, अपने नोट्स। पर ध्यान रखना, दूसरों के नोट्स हुए, चाहे कोई पीडीएफ हुई, चाहे कोई बुक हुई, वो आपकी उतनी ज्यादा हेल्प नहीं करेगी जितने ज्यादा आपके जो खुद के जो नोट्स होंगे वो आपको ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आपको अपने हाथों से नोट्स जरूर बनाने हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी नेम से। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज, है ना? फिजिकल क्वांटिटी की क्या डेफिनेशन होती है? तो सब फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन यही होती है कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम वेट कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मास हो गया, लेंथ हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, अब कौन सी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती? फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस। अगर मैं बात करूं हैप्पीनेस क्या फिजिकल क्वांटिटी है? नो, दिस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हैप्पीनेस को हम मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें, जिसको हम वेट कर सकें, जिसको हम टच कर सकें, वो क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है। अगर हम डेफिनेशन पे जाएं फिजिकल क्वांटिटी के, हम लिखेंगे द क्वांटिटीज विच कैन बी वेटेड, कैन बी वेट और मेजर। ठीक है, called physical quantities। फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज को हम कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, हम कितने तरीकों में इनको बांट सकते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम जनरली दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो फर्स्ट, अगर इसको मैं डिवाइड करूं यहाँ पे, तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो तरह से डिवाइड करेंगे। दो तरह से डिवाइड करेंगे का मतलब क्या हुआ? एक तो होंगे आपके फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और क्वांटिटीज। क्वांटिटीज लिखने का मतलब अपने आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फिजिकल क्वांटिटीज है। पहली होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरी होती है आपकी डेराइव्ड, डेराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, दो तरह की आपके क्वांटिटीज होती है। पहली बात हमने पढ़ी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज हमने समझ लिया। उसके बाद में देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड अदर वन इज डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, अब हम दोनों को डिफाइन करेंगे कि फंडामेंटल क्या होती है और डेराइव्ड क्या होती है। ठीक है, फंडामेंटल को किसको बोलते हैं, डेराइव्ड किसको बोलेंगे, इनको हम डिफाइन करेंगे। तो फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि जो क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो अपने आप में फंडामेंटल होती है। बट जो डेराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, वो किन्हीं ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी होती है। मतलब अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं। कौन? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इनका नाम से ही आपको पता चला होगा, इट हैज डेराइव्ड। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटी। जिसको बोलना हो वही माइक को ऑन करो, बाकी लोग कोई भी माइक को ऑन मत करो, है ना? सब लोग डिस्टर्ब होते हैं इससे। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में हम लिख देंगे यहाँ पे, डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटीज।
किसी भी अलग क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। और ये क्या होते हैं, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं ये डिपेंड करती हैं, डिपेंड अपॉन सम फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। तो ये डिपेंड करती हैं और ये इंडिपेंडेंट होती हैं किसी भी क्वांटिटी से, ठीक है। यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज, उनको हमने कैटेगराइज किया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब इनके हम एग्जांपल भी लिख लेते हैं यहीं पर कि इनके क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इसके एग्जांपल में मैं लिखता हूँ यहाँ पे मास is a fundamental physical quantity, time is a fundamental physical quantity, है ना, length is a fundamental physical quantity, ठीक है। इनके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी समझ लो मास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल अगर मास की बात करें, क्या मास किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है? अगर कोई 1 kg मास है तो वो हमेशा 1 kg रहेगा, चाहे उसकी आप स्पेस बदल दो, चाहे उसकी आप लेंथ बदल दो, चाहे आपकी कोई भी डायमेंशन उसकी चेंज कर दो, चाहे उसको आप कल मेजर करो, चाहे उसको 2 दिन बाद में मेजर करो, 1 kg हमेशा 1 kg ही रहेगा, ठीक है। ये चीज होती है, तो ये चीजें दूसरी पे डिपेंड नहीं करती। अगर मैं यहाँ पे डेराइव्ड की बात करूँ तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल स्पीड। तो स्पीड इज अ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड चेंज करेगी, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है। डिस्टेंस क्या होती है, एक तरह की लेंथ होती है, डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ होती है, टी क्या होता है, टाइम होता है। तो स्पीड आपकी डिपेंड करती है किस किस पे, टाइम पे डिपेंड करती है और लेंथ पे डिपेंड करती है। अगर मान लो लेंथ ज्यादा हो जाए या टाइम चेंज हो जाए तो आपकी स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ये किससे मिलकर बनी होती हैं? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को ही यूज करके हम क्या बनाते हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हम बनाते हैं, ठीक है। यहां तक मैं हटाता हूं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, थोड़ी सी डिस्कशन हम करेंगे यूनिट पे, है ना। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, कितनी होती हैं, उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं यूनिट के ऊपर कि यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो जैसे वेक्टर आप लोगों ने पढ़ा था, वेक्टर में हमने क्या डिस्कस किया था, वेक्टर में क्या होते हैं, वेक्टर में 2 चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होती है। बट उस मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमने जब मैग्नीट्यूड के बारे में बात करी थी कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में रहता है यूनिट। मैग्नीट्यूड अगर मैं 4 kg लिखा हुआ तो 4 kg इज द मैग्नीट्यूड, 4 kg इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड आपका 4 kg है। मैग्नीट्यूड में 2 चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड में 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है आपके न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होती है यूनिट। 2 चीजें होती है जिनका मल्टीप्लीकेशन होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, मतलब इसको n इंटू यू हम लिख सकते हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हम जब भी करते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा आपका, मैग्नीट्यूड हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड को लिखेंगे हम नंबर इनटू यूनिट, मतलब n इंटू यू। इस बात का ध्यान रखना। जिसको बोलना नहीं है वो अपना माइक म्यूट कर लो। नंबर इनटू यूनिट हम लिखते हैं यहाँ पर। अब जो यूनिट होती है वो क्या होती है अपने आप में, यूनिट का क्या कोई मैग्नीट्यूड होता है? बिल्कुल होता है, यूनिट का भी मैग्नीट्यूड होता है। कितना होता है? 1। हाँ 1, ठीक है। तो अ यूनिट also have a magnitude equal to यूनिटी और 1, मतलब 1 होता है मैग्नीट्यूड का यूनिट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है और केजी, मतलब इसको हम 1 kg रीड करते हैं। यहाँ पर 1 kg क्या हो गया आपका, यूनिट हो गई यहाँ पर, ठीक है। इतनी सी बात आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि हमने डिस्कस किया था फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। कितनी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं? तो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होंगी
तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम किससे डिफाइन करते हैं, एक यूनिट से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहां तक मैं हटा रहा हूं, ठीक है। तो अगर बात करें यूनिट के बारे में कि यूनिट को अगर हमें डिफाइन करना पड़ जाए कि यूनिट को हम कैसे डिफाइन करें, ठीक है। तो द वैल्यू फिक्स्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट, ठीक है। तो द वैल्यू फिक्स्ड फॉर द मेजरमेंट of a physical quantity is called यूनिट, है ना। हमें कुछ फिक्स करना पड़ता है। सपोज मास की अगर बात की जाए कि मास की यूनिट क्या होगी, तो हमने फिक्स कर दिया, हमने कुछ अमाउंट लिया कि भाई ये इतना सारा अमाउंट है, इसको हम आज से 1 kg बोलेंगे, है ना। वो हमने फिक्स कर दिया। अब हमें पता है कि इसका डबल होगा तो उसको 2 kg हो जाएगा, उसका ट्रिपल होगा वो 2 kg हो जाएगा, ट्रिपल होगा 3 kg हो जाएगा। तो इससे हम फिक्स करते हैं। लेकिन फिक्स करते हैं तब भी हम क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड चीजों का ध्यान रखते हैं, है ना। कुछ स्टैंडर्ड चीजों का ध्यान रखते हैं कि भाई ये चीज हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें हम फिक्स करके रखते हैं। अब यूनिट्स कितने तरह की होती हैं, तो जितनी तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उतनी तरह की आपकी क्या होती है, यूनिट्स होती हैं, ठीक है। तो 2 तरह की यहाँ पे यूनिट्स होती है। अगर मैं बात करूँ यूनिट्स को, अगर टाइप की बात की जाए यूनिट्स के बारे में, तो 2 तरह की होगी। कौन सी, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं आपकी, और दूसरी क्या होती है, डेराइव्ड यूनिट्स होती है। फंडामेंटल यूनिट्स किस क्वांटिटी की यूनिट होती हैं, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। और जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटी और उन्हीं के अकॉर्डिंग 2 तरह की क्या होती हैं आपके पास, यूनिट्स होती हैं, ठीक है। अब देखो कुछ सिस्टम होता है कि भाई यूनिट को हम कैसे बनाएं, जैसे टाइम है, टाइम की यूनिट हम कैसे बनाएं, तो ऐसे तो होता नहीं है सारे, मतलब यूनिवर्सली वो चीजें एक्सेप्टेड होनी चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड हम वहां पे रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब थोड़ी सी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स के कौन कौन से सिस्टम्स हैं, है ना। तो यहाँ पे जनरली आपको 3 सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 3 सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं, तो फर्स्ट वन आपका होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, एमकेएस सिस्टम। एमके एक तो हो गया आपका एमकेएस सिस्टम, और दूसरा होता है सीजीएस सिस्टम, और एक होता है आपका एफईएस सिस्टम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सेकंड वाला क्या है, सीजीएस, सीजीएस, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफईएस सिस्टम, ठीक है। अब देखिए ये नाम क्या है, एमकेएस का मतलब ये होता है, एमकेएस में एम स्टैंड्स फॉर मास, मास, के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड, मास किलोग्राम सेकेंड्स। सीजीएस का मतलब होता है आपका, सॉरी ये मीटर होता है, एम का मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। सीजीएस का मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, इसका मतलब पाउंड एंड सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 चीजें लेते हैं, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे हमने 3 चीजें ली हैं। कौन कौन सी ली है, एक तो लिया हमने मास, एक हमने लिया है टाइम, और एक हमने लिया है लेंथ, ठीक है। मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इन जनरल केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर पाउंड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाइम होता है उसको इसमें सब यूनिट में सेकंड से ही जनरेट कर रखा, बना रखा है। और लेंथ क्या होती है, लेंथ मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, मिलीमीटर होती है, किलोमीटर होता है, वो बहुत तरह की होती है। तो अगर मान लो ये 3 चीजें क्या होती है, स्टैंडर्ड होती है, मतलब फंडामेंटल यूनिट्स मैंने आप लोगों को बताया था कि फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। तो जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं या क्वांटिटीज होती हैं, क्योंकि जितनी फंडामेंटल यूनिट्स क्वांटिटीज होंगी उतनी क्या होंगी, यूनिट्स होंगी। तो फंडामेंटल यूनिट्स कितनी होती हैं, टोटल 7 होती हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, जिसके अंदर मास होता है, टाइम होता है, लेंथ होता है, और इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो हम सारे लिखेंगे, टेम्परेचर होता है ना, वो आपकी इंटेंसिटी होती है, जितनी भी चीजें होती हैं, तो उनमें हम 3 से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, बाकी सब में सेम होती है। ये 3 चीजें क्या होती हैं आपकी, डिफरेंट होती है, मतलब इनको हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केजी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है।
एम का मतलब है मीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर आपका एम का मतलब क्या हो गया, मीटर हो गया, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड। सीजीएस का मतलब क्या होगा आपका सेंटीमीटर, और आपका क्या होगा ग्राम, और आगे सेकंड आ गया दूसरे नंबर, ठीक है। और जो एफपीएस है, एफपीएस में क्या होगा आपका, आप लोगों ने फुट पढ़ा होगा, पाउंड पढ़ा होगा, और सेकंड, ठीक है, ये सिस्टम होते हैं। तो स्टैंडर्ड जो यूनिट होता है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, वो कौन सा होता है, वो होता है आपका एमकेएस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एमकेएस होता है। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे 10th क्लास के अंदर, जहां पर मान लो आपको स्पीड निकालनी होती थी, सपोज स्पीड निकालनी है आपको केजी पर आर में, सॉरी किलोमीटर पर आर में आपको स्पीड निकालनी है, ठीक है। और आपको गिवन होता था कि सपोज 550 किलोमीटर डिस्टेंस आपको गिवन होती है, और आपको गिवन होता है सपोज 120 मिनट। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता था, इस मिनट को कन्वर्ट करना पड़ता था आवर्स में। तो आप क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो आवर्स में कन्वर्ट क्यों करते थे, आवर्स में कन्वर्ट इसलिए करते थे क्योंकि आपको पूछा क्या जा रहा है, किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपको कभी ये भी दिखा होगा, आपको मीटर पर सेकंड में स्पीड निकालनी पड़ती थी। तो मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिस्टेंस है उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो टाइम है उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर आवर भी एक आपकी क्या है, स्पीड है, और मीटर पर सेकंड भी क्या है, एक स्पीड है। लेकिन ये जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, वो एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है। मीटर पर सेकंड एक स्टैंडर्ड होती है, जो इसमें हम क्या काम में ले रहे हैं, एमकेएस सिस्टम हम काम में ले रहे हैं। तो एमकेएस सिस्टम हर जगह यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, ठीक है। सीजीएस भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, एमकेएस और सीजीएस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। एफपीएस आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम। आपको 11th क्लास, 12th क्लास, आईआईटी, जेईई, नीट की कोई भी क्लास के अंदर चल जाओ, आपको एफपीएस सिस्टम के अंदर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आपको खाली एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दो चीजें, आपको कोई वैल्यू एमकेएस में गिवन होगी, आपको सीजीएस में कन्वर्ट करनी पड़ सकती है, आपको सीजीएस में गिवन होगी, आपको एमकेएस में कन्वर्ट करनी पड़ सकती है। लेकिन एफपीएस बहुत रेयरली कहीं पे मान लो कोई बुक में मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन आपका सामना होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहां तक मैं चीजें हटा रहा हूं, उसके बाद और स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे हम फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ने से पहले, मतलब फंडामेंटल क्या होती हैं और डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, वो पढ़ने से पहले यूनिट्स के बारे में हम थोड़ी सी चीजें समझ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यूनिट्स के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं यूनिट्स के बारे में। तो यहाँ पे कुछ आप लोगों को समझाना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हमें अलग से पढ़नी है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि 1 मीटर, अगर इसमें कन्वर्ट करना हो सेंटीमीटर में, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ भी एक यूनिट लगी हुई है, और यहाँ भी एक यूनिट लगी हुई है। यहाँ पे इस तरफ यूनिट है आपके मीटर, इस तरफ यूनिट है आपके सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताओ, मीटर बड़ा होता है या सेंटीमीटर बड़ा होता है? मीटर। मीटर का मतलब बाय डिफॉल्ट 1 मीटर की बात कर रहा हूँ, और सेंटीमीटर का मतलब मैं 1 सेंटीमीटर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यूनिट में ही एक, आपको पता है, एक नंबर छिपा रहता है जो कि होता है 1। तो आप लोग यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, इसका मतलब ये है, यहाँ पर नंबर 1 है, यहाँ पर नंबर 100 है। जब एक कोई मैग्नीट्यूड फॉर्म हुआ है n1 इंटू u1 से, मतलब कोई नंबर n और कोई यूनिट लगा दी हमने u1, उसी को हम चेंज कर सकते हैं। हम कोई दूसरा नंबर लगाएंगे और यूनिट हम क्या लगाएंगे, दूसरी हम यूनिट लगाएंगे, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो n1 कितना है, 1 है, और u1 जो हमने यूज किया वो क्या है, मीटर है, ठीक है। मीटर या फिर 1 मीटर लिख दो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इससे कंफ्यूज हो जाओगे तुम, इसको डाल दो, मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरे वाले चीज में क्या है, दूसरे वाले में अगर n2 की बात की जाए तो क्या है, आपका 100 है, लेकिन u2 आपने लिखा है वो क्या है, सेंटीमीटर। आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप यूनिट बड़ी लगाते हो, अगर यूनिट बड़ी लगाते हो तो नंबर छोटा होता है, लेकिन यूनिट अगर छोटी होगी तो नंबर आपको बड़ा लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 1 मिनट की बात की जाए तो हम क्या लिखते हैं, 60 सेकेंड। इसका मतलब सेकंड, अगर ये नंबर बड़ा है इसका मतलब सेकंड छोटा होता है, मिनट बड़ा होता है, ठीक है। तो इस सीधी सी बात ये होती है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं n1 n इंटू u लिखूं,
यहाँ पे 1 लगा दूं, यहाँ पे 2 लगा, यहाँ पे भी 1 लगा दूं। इसी चीज को मैं चेंज कर दूं N2U2, तो इसको मैं N3U3 भी कर सकता हूँ, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं इसको यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ 1000 मिलीमीटर, है ना। तो मैं कितनी तरीके से इसको लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या देखने को मिला कि अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, या इसको छोटा करता हूँ तो इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात यहाँ से निकल के ये आती है कि जो यूनिट होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है n के। मतलब अगर मैं n की वैल्यू बड़ी रखूंगा तो यूनिट मुझे छोटी लगानी पड़ेगी, और n की वैल्यू अगर मैं छोटी रखूंगा तो यूनिट क्या लगानी पड़ेगी, बड़ी लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि n अगर आपका बड़ा है तो u आपका क्या होगा, छोटा होगा। तो n अगर आपका छोटा है तो u आपका क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका यूनिट एंड डायमेंशंस का, कि कोई भी आपकी यूनिट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है न्यूमेरिकल वैल्यू के। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला डिड्यूस होता है, ये वाला फॉर्मूला कि n1 इज इक्वल टू n2 इंटू n1u1 इज इक्वल टू n2u2 इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे 3 होगा, n3u3 n4u4, मतलब कितने तरीके से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए यहाँ पे, तो एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसको मैं 10 डेसीमीटर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 मीटर में आपके 10 डेसीमीटर होते हैं, या 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, तो 10 डेसीमीटर में 100 सेंटीमीटर। इसको मैं 1000 सेंटीमीटर भी मिलीमीटर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने क्या करा, हमने n सारे चेंज करे तो हमें u भी सारे चेंज करने पड़े, लेकिन वैल्यूज क्या आ रही है, सेम आ रही है। यहाँ पर यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम और डिस्कस कर लेते हैं यूनिट्स के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि कोई भी यूनिट होती है उसको हम इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, मतलब सब लोग उससे एग्री हों। ठीक है, तो यूनिट सेलेक्टेड शुड बी यूनिट सेलेक्टेड शुड बी लार्जली, लिखते रहो मेरे साथ, agreeable and of proper size and magnitude ठीक है। अब इस बात को थोड़ा सा समझते हैं कि प्रॉपर साइज क्यों होनी चाहिए और प्रॉपर मैग्नीट्यूड क्यों होना चाहिए। तो हमने यूनिट डिसाइड करी, सपोज कितनी 1 kg हमने यूनिट डिसाइड कर दी। अब 1 kg डिसाइड करने का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर किसी चीज को बताना होगा कि कितने kg, कितना ये मटेरियल कितना है, तो हम बता सकेंगे कितना है। लेकिन बात ये होती कि सारी यूनिटें एक्सेप्टेड नहीं होती। आप लोगों ने मास सुना होगा कि इसका मास कितना है, इसका मास कितना है, तो बहुत सारी वैल्यू जो आप लोग देखते हो अपने डेली लाइफ में, उनका मास आप केजी में बता के आप सेटिस्फाइड होते हो। ऐसा नहीं, अब जैसे मान लो आपको पूछ लिया कि एक ट्रक का मास कितना है, तो वहां पे कोई आपको टन में बताना पड़ेगा, वहां पे केजी से काम नहीं चलेगा, केजी में नंबर बहुत बड़ा आएगा। तो नंबर थोड़ा छोटा होना चाहिए। हम जो डेली लाइफ में या बहुत सारी चीजें देखते हैं वो ज्यादा बड़ी नहीं देखते। तो अगर उनके मासेस की बात करें तो 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, अपना मास कितना होता है, 40 किलो, 50 किलो, 70 केजी, इतने कुछ होते हैं। तो केजी भी हमने डिफाइन किया, लेकिन फिर हम दूसरी यूनिट क्यों डिफाइन करते हैं? दूसरी यूनिट हम इसलिए डिफाइन करते हैं कि एक यूनिट सफिशियंट नहीं होती। सपोज अगर आपके पास एक पेन है, अब मैं पूछूं कि पेन का मास कितना है, बताओ आपके पेन का मास कितना है, तो आपके पास यूनिट एक ही है केजी में, तो आपको बताना पड़ेगा कि 0.001 केजी, आपको कुछ ऐसे बताना पड़ेगा। अब कोई नहीं समझ पाएगा 0.001 केजी क्या होता है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, हम डिफाइन कर देते हैं ग्राम। हम ग्राम में हमने डिफाइन कर दिया, ग्राम में तो आप आराम से बता दो। दूसरी बात, अगर मान लो आप टेबलेट लेके आते हो, छोटी सी टेबलेट है, उसका मास आप ग्राम में भी नहीं बता सकते, उसका मास आपको मिलीग्राम में बताना पड़ेगा, मतलब mg, उसको आप mg में बताओगे कि इतना मिलीग्राम है। तो बहुत बड़ी अमाउंट होगा, तो उसके लिए हम और यूनिट यूज करें। तो सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेड होता है वो आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, जो कि स्टैंडर्ड में मास के लिए हम क्या यूज करते हैं, केजी यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमने लिख दिया है, उसके बाद 2-3 पॉइंट में यहाँ 2 पॉइंट मैं यहाँ पे और लिखूंगा, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो।
नेक्स्ट वन, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट इज selected unit should not be influenced by change of temperature। मतलब कोई भी यूनिट अगर हम सेलेक्ट करें वो टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो, इस बात का हम ध्यान रखते हैं। ना तो टेम्परेचर के साथ, ना वो प्रेशर के साथ चेंज हो, और ना वो टाइम के साथ चेंज हो। मतलब स्टैंडर्ड का मतलब स्टैंडर्ड, ठीक है। आप स्टैंडर्ड से समझ सकते हो कि यूनिट हमेशा स्टैंडर्ड होनी चाहिए। स्टैंडर्ड की क्या खास बात है कि लोग उससे एग्री हो, बहुत सारे लोग यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। दूसरी बात, वो टाइम, टेम्परेचर और प्रेशर से वो क्या हो, इन्फ्लुएंस ना हो, मतलब उनसे चेंज ना हो जाए, ठीक है। थर्ड वन आपका क्या है कि वो इजीली डिफाइन होनी चाहिए, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी easily defined and every place their model can be made। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा सा समझते हैं कि इट शुड बी इजीली डिफाइंड एंड एट एवरी प्लेस देयर मॉडल्स कैन बी मेड। इस चीज को आपको समझना है, थर्ड पॉइंट को। तो जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि 1 kg आप लोगों ने कैसे डिफाइन किया, आप कैसे बताओगे कि कोई चीज 1 kg है या नहीं है? ठीक है, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि कोई चीज 1 kg अमाउंट है और ये इसका आपको 1 kg करके लाना है, आप क्या करोगे? आप दुकान वाले के पास जाओगे, वेइंग मशीन वहां पे पड़ी होगी, वहां से वेट करोगे। अगर इससे पहले की बात की जाए, जब वेइंग मशीन, ये वाली डिजिटल वेइंग मशीन नहीं होती थी, तब आपके पास क्या होता था, इस तरह के तराजू आप लोगों ने देखे होंगे, है ना। इस तरह के तराजू होते थे जिन पे हम तोल लेते थे। और आपके पास क्या होते थे, यहाँ पे बाट वगैरह कुछ होते थे, है ना। बाट वगैरह होते थे 1 kg 2 kg 3 kg के, है ना, वेट होते थे आपके। तो जैसे मान लो यहाँ पे 1 kg 2 kg, तो ये 1 kg किसने डिफाइन किया कि यही 1 kg होता है ना। तो आपके पास 1 kg का क्या जुगाड़ है? तो सपोज आपके पास एक दुकान वाले के पास गए और उसके पास एक 1 kg का एक मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है। वो कोई भी चीज देता है, 1 kg के बाट से तोल के दे देता है, ठीक है। लेकिन क्या इस बात की आपको गारंटी है कि ये 1 kg का ही है? क्या पता ये मान लो बहुत दिनों के बाद में ड्यू टू वियर एंड टियर ये घिस गया हो और ये 1 kg ना होके आज 990 ग्राम ही रह गया हो। इस बात की कोई गारंटी आपके पास है? नहीं। उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप क्या करोगे, आप दूसरी दुकान पे जाओगे या कुछ दूसरा दूसरा 1 kg आप लेके आए और आपने उससे मेजर किया आपने। लेकिन ये सही है या नहीं है, इस बात की क्या गारंटी है कि ये 1 kg बिल्कुल 1 kg है, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि 1 kg होता क्या है एक्चुअल में। एक्चुअल में 1 kg कितना मास होता है? तो जब 1 kg बनाया गया था, तो एक लेबोरेटरी के अंदर एक आपका एक सिलेंडर होता है, ठीक है। 1 kg में क्या होता है, एक सिलेंडर वहां पे बनाया गया था, जो कि एक अच्छे मटेरियल का बनाया गया था, ठीक है। इरिडियम नाम का एक मटेरियल होता है, प्लेटिनम और इरिडियम। प्लेटिनम और इरिडियम का एक बेलर यहाँ पे सिलेंडर बनाया गया था, ठीक है। उसका जो भी मास था वो होता है 1 kg, ठीक है। अब ये कितने सिलेंडर बनाए गए थे? ओनली 1 सिलेंडर वहां पे बनाया गया था, ठीक है। प्लेटिनम और इरिडियम का एक सिलेंडर बनाया गया था, ठीक है। और वो कहाँ पे रखा हुआ है? वो रखा हुआ है पेरिस के अंदर, ठीक है। पेरिस के अंदर रखा हुआ है। अब मान लो अपने इंडिया में केजी कहाँ से आया, तो इसी के इक्वल मान लो हमारे लोग पेरिस में गए, वहां पर 1 kg बनाया गया कि 1 kg इतना होता है। उसके बाद में वहां पे गए और कुछ मटेरियल लिया और 1 kg के इक्वल किया उसको, है ना, मतलब उसके इक्वल कर लिया। और फिर मतलब वो अपना 1 kg हो गया, उसको इंडिया में ले आए और फिर उसी से 1 kg बना बना के सब लोगों को बांट दिए, ठीक है। लेकिन ये घिस जाते हैं, मान लो वो खराब हो जाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? उनको रिन्यू कराना पड़ता है, उनको सही कराना पड़ता है, दूसरे लेके आने पड़ते हैं, ठीक है। तो लेकिन एकदम एक्सेप्टेड कौन सा है? जो पेरिस के अंदर पड़ा हुआ 1 kg का जो सिलेंडर है इरिडियम और प्लेटिनम का, उसको लेबोरेटरी के अंदर रखा हुआ है एकदम पूरा सिक्योरिटी के साथ कि 1 kg अगर मान लो कहीं पे भी डिस्प्यूट हो जाए कि 1 kg नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो 1 kg कहाँ से चेक करेंगे? पेरिस में जाना पड़ेगा, पेरिस में जो सिलेंडर पड़ा हुआ वहां से चेक करना पड़ेगा कि ये 1 kg है, ठीक है। आजकल जो वेइंग मशीन आई है वो ग्रेविटी के साथ काम करती हैं, तो उससे भी काम हो जाता है, ठीक है।
लेकिन 1 kg कितना होता है वो वहीं से डिफाइन होता है स्टार्टिंग से। तो ये चीजें होती हैं। तो ये हम क्यों पढ़ रहे थे, यहाँ से इस पॉइंट की बात हम कर रहे थे कि इट शुड बी इजीली डिफाइंड। इजीली डिफाइन करने का मतलब ये हुआ कि एक सिलेंडर बना दिया, अब इस सिलेंडर को देख देख के हम बहुत सारे सिलेंडर बना लिए, ठीक है, और इसके मॉडल्स, देयर मॉडल्स कैन बी मेड इजीली, देयर मॉडल कैन बी मेड, मतलब मॉडल हम बना सकें उसके, ये हम पढ़ रहे थे। तो इसको मैं हटा रहा हूं यहाँ से। तो देखिए आज की क्लास अपनी इतनी होगी। कल हम जो नेक्स्ट आपकी क्लास होगी वहां पे फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार थोड़ा सा क्विक हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज की क्लास में क्या क्या स्टडी किया है। तो सबसे पहले हमने स्टडी किया था फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी अ क्वांटिटी that can be measured or weighted. that can be measured। ठीक है, हम बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में हमने लिखा there are 2 types of physical quantities। कौन कौन सी, तो हमने लिखा था सबसे पहले 2 तरह की लिखी थी हमने, फंडामेंटल, दूसरी थी derived, क्वांटिटी। फंडामेंटल do not depend any other quantity, depend upon अनेक बात आप अपने आप समझ जाते हैं, है ना। इनको लिखना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए, बात क्लियर होगी। उसके बाद में हमने क्या बात करी थी, उसके बाद में हमने यूनिट्स के बारे में बात करी। तो यूनिट्स में भी हमने 2 कैटेगरी होती हैं आपकी, आप लिखना चाहो तो ये भी चीज हो जाएगी आपकी। एक तो होती है आपकी फंडामेंटल यूनिट्स और एक होती है आपकी डेराइव्ड यूनिट्स। सेम चीजें आप लिख सकते हो कि ये किसी पे डिपेंड नहीं करती और ये किसी पे डिपेंड नहीं करती और ये डिपेंड करती है। ठीक है, यहाँ पर भी ये लिख सकते हो आप डू नॉट। यहाँ पर अगर ओनली हम लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे डज लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रामेटिकल में आप बिल्कुल मत जाना, यहाँ पे ग्रामर बहुत खराब है मेरी। डज नॉट डिपेंड और इट डिपेंड्स। ठीक है, इट डिपेंड्स। ठीक है, ये कहानी हो गई। उसके बाद में हमने क्या डिस्कस किया था कि एक फॉर्मूला लिखा था बहुत इंपॉर्टेंट कि जो u होता है एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u। यहाँ से फॉर्मूला डिराइव हुआ था कि u1 n1 या फिर n1 u1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में एक ही चीज है, n2 u। ठीक है, मतलब अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है तो आपका यूनिट वाली टर्म क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद में हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, है ना। सिस्टम्स ऑफ यूनिट में हमने क्या डिस्कस किया था, एक तो हमने पढ़ा था MKS, एक पढ़ा था CGS, एक पढ़ा था FPS। ये 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था आपका मीटर, किलोग्राम सेकेंड, किलोग्राम सेकेंड, इसमें भी सेकेंड, इसमें भी सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया था ओनली ग्राम, सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या आ गया था पाउंड, यहाँ पे क्या आ गया था सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या आ गया था फुट आ गया, फुट। ये बात। तो ये चीजें हम लिखते हैं वो किस बेसिस पे लिखते हैं, यहाँ पे 3 चीजें हम ध्यान में रखते हैं। कौन कौन सी 3 चीजें हम ध्यान में रखते हैं यहाँ पर, तो 3 चीजों में आपके पास सबसे पहले जैसे मीटर लिखा हुआ, मतलब हम क्या लेते हैं लेंथ, एक तो लेंथ यहाँ पे काम में लेते हैं, दूसरा उसके बाद में सेकंड मास काम में लेते हैं, और आगे वाला हम टाइम काम में लेते हैं। लेंथ, मास और टाइम क्या है, क्वांटिटीज है। ये क्या है, क्वांटिटीज है, ध्यान देना। ये क्या होती है, एक होती क्वांटिटीज, और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी जो ये चीजें यहाँ पे लिखी हैं, ये वाली चीजें हैं, ये क्या होती है, ये होती है यूनिट्स। ठीक है, ये 3 क्वांटिटीज हैं। मतलब अगर MKS सिस्टम की बात की जाए तो MKS सिस्टम में लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, मास को हम केजी में मेजर करते हैं, और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। CGS सिस्टम की बात की जाए तो CGS सिस्टम में हम लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। अगर FPS सिस्टम की बात की जाए तो वहां पे
यूनिट्स होती हैं आपके फुट, पाउंड और सेकंड। मतलब लेंथ के लिए हम फुट में काम करते हैं, मास के लिए हम पाउंड में काम करते हैं और टाइम के लिए हम सेकंड में काम करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद में हमने क्या डिस्कस किया था? उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या होता है। स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स में हमने जनरली 3 पॉइंट लिखे थे। 3 पॉइंट कौन कौन से लिखे थे? जो फर्स्ट पॉइंट आपका होता है वो होता है एग्रीबल, लार्जली एग्रीबल, है ना। अगर पॉइंटों में लिखे मान लो तो लार्जली एग्रीबल होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट तो हमने लिखा था अनचेंज्ड, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह का चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो लास्ट हमने लिखा था वो क्या था? इजीली डिफाइनेबल होनी चाहिए, इजीली डिफाइन। या फिर हमने बात, क्लास रोज रोज नहीं हो सकती क्या? वो सर ने बोला हुआ है, सर से बात करो उसके लिए। सर ने बोला है कि ऑल्टरनेट क्लास करनी है, सर से बात करो आप, तो डेली कर लेंगे, अपनी कोई दिक्कत नहीं है ना। सर ने बोला है कि उनकी क्लासेस ऑल्टरनेट। हाँ, दिक्कत आती है, 11 का सिलेबस बड़ा वास्ट सिलेबस है, तो डेली क्लास हो तो ज्यादा बेटर होगा। तो इस चक्कर में आप सर से बात कीजिए, डेली करेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, तो आज का डिस्कशन आपका इतना ही है, टाइम आपका होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे? जो नेक्स्ट क्लास का आपका शेड्यूल होगा वहां पर हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल यूनिट से। तो देखिए 7 टाइप्स की फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, हम उनके नाम लिखेंगे, हम उनके जो सिंबल्स होते हैं हम उनको देखने की कोशिश करेंगे, और उनकी पर्टिकुलर डेफिनेशंस होती हैं तो उनको डेफिनेशंस को हम लिखेंगे। और उसके बाद में 7 तो आपको लर्न करनी होगी। उसके बाद में जितनी भी होती है वो क्या होती है? डेराइव्ड होती है। डेराइव्ड में क्या होता है? डेराइव्ड में होता है इन 7 का कॉम्बिनेशन। 7 का कॉम्बिनेशन मतलब 2 ले ली, 3 ले ली, 4 ले ली, उनसे कॉम्बिनेशन बना दिया। सपोज मैंने केजी ले लिया और मीटर ले लिया, इससे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जैसे केजी इंटू मीटर बन गया, केजी अपॉन मीटर बन गया, केजी स्क्वायर अपॉन मीटर बन गया, केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर बन गया। तो 2 यूनिट से कितने कॉम्बिनेशन बन जाते हैं? तो सोचो अपने पास तो कितनी 7 है। इस 7 से हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बनाएंगे।